नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत है स्पेशल एजुकेटर्स सारथी परिवार में। मैं आपके लिए एक पूरा घटनाक्रम का विश्लेषण लेकर आया हूं। मेरा आग्रह कि आप धैर्य के साथ इसे पूरा सुने और मंथन करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विश्लेषण। ओके, तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास विश्लेषण के लिए बहुत कुछ है। जी बिल्कुल, सामग्री काफी विस्तृत है। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, अलग अलग राज्य सरकारों के हलफनामे हैं और भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे हम आरसीआई कहते हैं, उसके नियमों का एक पूरा पुलिंदा है। और ये विषय जितना साधारण लगता है, असल में उतना है नहीं। सही कहा। हम मार्च 2025 से लेकर मई 2026 तक चले एक ऐसे घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं जो ऊपरी तौर पर शायद शिक्षक पात्रता से जुड़ा एक नीरस कानूनी विवाद लगे। हाँ, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये भारत के सबसे संवेदनशील बच्चों की कहानी है। बिल्कुल, मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिन्हें हम CWSN कहते हैं, उनकी शिक्षा के इर्द गिर्द बुनी गई लाल फीताशाही की एक बहुत ही जटिल कहानी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नियमों की लड़ाई नहीं थी। जब हम इन अदालती दस्तावेजों को खंगालते हैं ना, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। हाँ, वो पैटर्न जो दिखाता है कि कागजों पर सब कितना अलग होता है। एकदम सही। हम समावेशी शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में एक अकेली परीक्षा ने, या कह लें एक प्रशासनिक गलतफहमी ने, पूरे देश में हजारों विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को 1 साल से अधिक समय तक रोके रखा। ओहो, मतलब 1 साल तक सब कुछ अटका रहा। जी, और आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि अदालत ने क्या फैसले दिए हैं, बल्कि हमें ये समझना है कि नीतियां जमीन पर उतरते उतरते विभागों के बीच कैसे उलझ जाती हैं। तो भाई चलिए इस उलझन की शुरुआत से ही बात करते हैं। 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जो दरअसल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ, इसमें काफी देरी हुई। अदालत के सामने ये तथ्य आया कि देश भर में जो शिक्षक ऑटिज्म, दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वे पिछले 20-20 सालों से संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ये वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। मैं तो यहाँ थोड़ा हैरान हूँ। मतलब 20 साल तक एक व्यक्ति किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में काम कर रहा है और उसे नौकरी की कोई बुनियादी सुरक्षा ही नहीं मिल रही है। देखिए, ये हमारे प्रशासनिक सिस्टम की एक बहुत बड़ी विडंबना है। संविदा पर काम करने का मतलब सिर्फ कम वेतन मिलना नहीं है। तो और क्या चुनौतियां होती हैं इसमें? ये रोजमर्रा की एक मानसिक अनिश्चितता भी है। और जब हम विशेष शिक्षा की बात करते हैं ना, तो ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अपने शिक्षक के साथ तालमेल बिठाने में बहुत समय लगता है, उन पर भरोसा करने में वक्त लगता है। हाँ, ये तो है। अगर शिक्षक खुद अपने भविष्य और अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षित है, तो वो उस बच्चे को वो स्थिरता कैसे दे पाएगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर शायद आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल। और शायद इसी मानवीय पहलू और गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवहारिक रास्ता निकाला। जी, अदालत ने बहुत संतुलित कदम उठाया। अदालत ने हर राज्य को निर्देश दिया कि वे एक 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाएं, और इस कमेटी की बनावट भी मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, उसकी संरचना काफी सोच समझकर तय की गई थी। इसमें राज्य के विकलांगता आयुक्त, शिक्षा सचिव और आरसीआई के एक विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा गया। एकदम सही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सीधे तौर पर शिक्षा विभाग ही ये काम क्यों नहीं कर सकता था? मतलब विकलांगता आयोग और आरसीआई विशेषज्ञ की क्या जरूरत पड़ गई? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। अच्छा? देखिए, अगर ये सिर्फ शिक्षा विभाग पर छोड़ दिया जाता तो वे इसे एक सामान्य प्रशासनिक काम की तरह ही देखते। हाँ, एक रूटीन फाइल की तरह। बिल्कुल। विकलांगता आयुक्त की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि पूरी प्रक्रिया में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकार केंद्र में रहें। और आरसीआई के विशेषज्ञ का क्या रोल था? आरसीआई, जो कि भारत में विशेष शिक्षा का सर्वोच्च नियामक निकाय है, उसके विशेषज्ञ का काम ये देखना था कि शिक्षकों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। मतलब क्वालिटी कंट्रोल उनके हाथ में था। जी। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था इन 20 सालों से काम कर रहे शिक्षकों के अनुभव का मूल्यांकन करना और फिर उन्हें आयु सीमा में उचित छूट देना। हाँ, और जो योग्य पाए जाए उन्हें नियमित विशेष शिक्षक का वेतनमान देना। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी में बरसों से अपनी सेवाएं दे रहे तदर्थ कर्मचारियों को आखिरकार उनका सही पद और सम्मान मिल रहा हो।
बहुत सही उपमा है ये। लेकिन एक सख्त क्वालिटी चेक के बाद, मतलब अगर वे आरसीआई के मानकों पर खरे उतरते हैं तभी उन्हें नियमित माना जाएगा। बिल्कुल। अनुभव का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन योग्यता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। एकदम सही कहा आपने। अदालत ने सभी राज्यों को ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया था। 12 हफ्ते, मतलब लगभग 3 महीने। जी। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे कुछ राज्यों ने शुरुआत में बुनियादी ढांचे और भौगोलिक चुनौतियों का हवाला भी दिया। हाँ, वहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़ी कठिन है। फिर भी कुल मिलाकर दिशा एकदम स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था कि दशकों पुरानी एक समस्या आखिरकार सुलझने ही वाली है। दिशा स्पष्ट जरूर थी, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक नया नियम बीच में कूद पड़ा। हाँ, और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। जब सब कुछ पटरी पर आता देख रहा था, तभी नियमों की एक ऐसी उलझन सामने आई जिसने इस पूरी चयन प्रक्रिया पर ही ब्रेक लगा दिया। ये नवंबर 2025 के आसपास की बात है। बिल्कुल। नवंबर 2025 आते आते उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अदालत में एक हलफनामा दायर कर दिया। जी। उन्होंने कहा कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास होना अनिवार्य है। और यही वो बिंदु था जिसने सबको चौंका दिया। मैं यहाँ सच में थोड़ा उलझन में हूँ। मतलब अगर आरसीआई इस पूरे क्षेत्र का सर्वोच्च नियामक है और एक उम्मीदवार के पास आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पहले से है, तो फिर ये टेट बीच में कहाँ से आ गया? इस उलझन की जड़ में दरअसल हमारे शिक्षा तंत्र की 2 अलग-अलग नियामक संस्थाएं हैं। अच्छा, कौन कौन सी? देखिए, एक तरफ है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या NCTE, जो देश भर में सामान्य शिक्षा के लिए नियम बनाती है। ओके। कक्षा 1 से 8 तक के सामान्य शिक्षकों के लिए NCTE ने टेट को अनिवार्य किया हुआ है। हाँ, वो तो सामान्य शिक्षकों के लिए है ना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है RCI, जिसका पूरा अधिकार क्षेत्र विशेष शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मानक तय करना है। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये हुई कि राज्य सरकारों ने सामान्य शिक्षा के नियमों को उठाया और बिना सोचे समझे उसे विशेष शिक्षा पर भी थोप दिया। लेकिन ये तो बिल्कुल अतार्किक लगता है। वही तो। मतलब एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने खास तौर पर सेरेब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आरसीआई से कई सालों की विशेष ट्रेनिंग ली है, जी। उसकी पूरी पढ़ाई उन बच्चों के मनोविज्ञान और उनकी जरूरतों को समझने पर केंद्रित रही है, तो उसे सामान्य बच्चों को पढ़ाने वाली एक सामान्य परीक्षा यानी टेट पास करने के लिए क्यों मजबूर किया जाए? ये बहुत ही बेतुका था। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक बेहद कुशल हार्ट सर्जन से कह रहे हो कि भाई आपको सर्जरी करने से पहले जनरल फिजिशियन का बेसिक टेस्ट फिर से पास करना होगा। ये उपमा पूरी तरह से सटीक है। हार्ट सर्जन को पता है कि दिल का ऑपरेशन कैसे करना है, उसे सामान्य बुखार की दवाई लिखने का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस नई शर्त को देखकर हैरान था। और समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी, और भी राज्यों में ये भ्रम था। खड़ा हो गया। वहां प्राथमिक कक्षाओं को छोड़िए, कक्षा 9 से 12 तक के माध्यमिक स्तर के विशेष शिक्षकों के लिए भी टेट की अनिवार्यता थोप दी गई। अरे बाप रे। लेकिन एक सवाल उठता है कि राज्यों को अचानक ये विचार मिला कहां से? ये एक अच्छा सवाल है। क्या वे जानबूझकर प्रक्रिया को टालना चाह रहे थे या इसके पीछे सच में कोई कानूनी आधार था? देखिए, ये हवा में नहीं था। राज्यों ने अदालत में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के जून 2022 के एक पत्र का हवाला दिया था। अच्छा, कोई पुराना पत्र था? हाँ, उस पत्र में विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में CTET या राज्य टेट स्कोर पर विचार करने का जिक्र जरूर था। तो मतलब राज्यों के पास एक आधार था? लेकिन समस्या ये थी कि राज्यों ने उस पत्र के संदर्भ को पूरी तरह से गलत समझ लिया। तो असल में वो पत्र था क्या? मतलब उसमें क्या लिखा था? वो पत्र महज एक ड्राफ्ट था, यानी एक मसौदा। ओहो, सिर्फ एक ड्राफ्ट? जी। केंद्र सरकार का इरादा शायद ये रहा होगा कि विशेष शिक्षा में भी सामान्य विषयों को पढ़ाने की एक बुनियादी समझ जांची जाए। जो कि सुनने में बुरा विचार नहीं है। बुरा नहीं है, लेकिन वो कभी भी RCI के वैधानिक नियमों का हिस्सा नहीं बना। वो सिर्फ एक चर्चा का विषय था। समझ गया। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज किया गया, वो है RCI का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर, या जिसे CRR कहते हैं। हाँ, मैं इसी CRR के बारे में पूछने वाला था। ये सिर्फ कोई डिग्री की सूची तो नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। CRR में पंजीकरण होना सिर्फ एक शैक्षिक योग्यता नहीं है,
ये एक तरह का पेशेवर लाइसेंस है। पेशेवर लाइसेंस जैसे वकीलों या डॉक्टरों का होता है? एकदम वैसा ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेडिकल काउंसिल में एक डॉक्टर का पंजीकरण होता है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति नैदानिक और शैक्षिक रूप से विशेष बच्चों के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। तो जब उनके पास लाइसेंस है तो फिर से टेस्ट क्यों? यही तो बात है। इसके बावजूद राज्यों ने इस विशेष लाइसेंस को नजरअंदाज करते हुए एक सामान्य टीटी परीक्षा को सर्वोपरि मान लिया। तो भाई एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो प्रक्रिया को तेज करना चाहता है और दूसरी तरफ ये टीईटी का भारी भ्रम है। जी। और जब ये मामला राज्यों के पाले में गया तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इस भ्रम का पूरा फायदा उठा लिया। इसमें कोई शक नहीं है। मार्च और अप्रैल 2026 के हलफनामों को देखने पर एक बात साफ होती है कि हर राज्य ने अदालती आदेश को टालने का अपना एक अलग ही कारण ढूंढ लिया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इतनी गहराई तक उतरना पड़ा। कोर्ट को दखल देना ही पड़ा। देखिए, जब नीतियां जमीन पर नहीं उतरती तो अदालत को सचमुच हरेक राज्य की प्रगति की बारीकी से निगरानी करनी पड़ती है, जिसे हम माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें हलफनामा दाखिल करने की सख्त समय सीमा देनी पड़ती है, वरना फाइलें बस धूल खाती रहती हैं। कुछ राज्यों के रवैये को समझना बहुत जरूरी है। जी, उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। केरल की स्थिति को ही लेते हैं। वहां 6307 संविदा विशेष शिक्षक काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट मांगी तो राज्य ने हलफनामे में सीधा कह दिया कि नियुक्ति की प्रक्रिया इसलिए रुकी हुई है क्योंकि केंद्र सरकार से फंड नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत ही घिसा पिटा बहाना है। मतलब क्या शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी नहीं है? ये केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय खींचतान का बोझ उन शिक्षकों और बच्चों पर क्यों डाला जा रहा है? ये हमारे संघीय ढांचे की एक बहुत पुरानी समस्या है। समग्र शिक्षा जैसे अभियानों में केंद्र और राज्य दोनों का वित्तीय योगदान होता है। हाँ, बजट तो बटा होता है। केरल सरकार तकनीकी रूप से केंद्र के हिस्से वाले फंड का इंतजार कर रही थी, लेकिन अदालत ने इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई। और अदालत का नजरिया क्या था? अदालत का नजरिया स्पष्ट था कि शिक्षकों के वेतन और उनके नियमितीकरण को नौकरशाही की वित्तीय प्रक्रिया या केंद्र राज्य के विवाद के कारण अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जब दूसरे राज्य बिना इंतजार किए अपने संसाधनों से काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो केरल कदम पीछे क्यों खींच रहा है? ये तो केरल की बात हुई, और उत्तर प्रदेश का तो एक अलग ही तर्क था। हाँ, उनका तो मामला ही अजीब था। उन्होंने खुद ही अपने स्तर पर 20 फरवरी 2016 की एक कट ऑफ तारीख तय कर दी, बिना किसी आधार के। उनका कहना था कि जो संविदा शिक्षक इस तारीख से पहले भर्ती हुए थे, सिर्फ उन्हीं पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा। जी। ये तारीख अचानक कहां से आ गई भाई? क्या इसके पीछे कोई तार्किक या प्रशासनिक कारण था? सच कहूं तो इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं था। तो फिर ऐसा क्यों किया? सिवाय इसके कि राज्य सरकार अपनी वित्तीय देनदारी को सीमित करना चाहती थी। ओहो, पैसे बचाने का चक्कर। बिल्कुल। अगर वे सभी योग्य संविदा शिक्षकों को नियमित कर देते तो सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ता। अच्छा। इसलिए उन्होंने एक मनमानी तारीख चुन ली ताकि स्क्रीनिंग के लिए आने वाले योग्य उम्मीदवारों की संख्या को ही कम किया जा सके, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया होगा। एकदम। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो भी उम्मीदवार स्क्रीनिंग कमेटी और आरसीआई के पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, उसे मौका मिलना चाहिए, चाहे वो 2016 के पहले का हो या बाद का। बिल्कुल। इस एक फैसले से 300 से अधिक ऐसे योग्य उम्मीदवारों को राहत मिली जो महज एक मनमानी तारीख की वजह से बाहर हो जाते। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां का तंत्र तो अलग ही गति से चल रहा था। दिल्ली का मामला काफी निराशाजनक था। वहां 945 पदों के लिए 2022 और 2023 में विज्ञापन निकाले जा चुके थे। चयन प्रक्रिया पूरी हो गई थी। जी, सब कुछ तय हो चुका था। यहां तक कि 364 रिक्तियों के लिए 361 लोगों की एक मेरिट सूची भी तैयार थी, लेकिन फिर अचानक परिणाम रोक दिए गए। और कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया कि आरक्षण नीति पर कुछ स्पष्टीकरण का इंतजार है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर घुमाई जा रही हों। देखिए, जब नौकरशाही को कोई काम रोकना होता है ना, तो स्पष्टीकरण मांगना उनका सबसे पसंदीदा और सुरक्षित हथियार होता है। हाँ, बस एक चिट्ठी लिख दो और काम रोक दो। बिल्कुल। दिल्ली के मामले में अदालत को स्पष्ट निर्देश देना पड़ा कि कम से कम उन 361 उम्मीदवारों को तो तुरंत नियुक्ति दी जाए जिनके पूर्ववृत्त और प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है। लेकिन क्या सभी राज्यों का रवैया ऐसा ही टालमटोल वाला था?
नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरी निराशा के बीच कुछ सकारात्मक उदाहरण भी थे। जहां राज्य सरकारों ने इच्छा शक्ति दिखाई हो। जी, मणिपुर का उदाहरण लें, जहां शुरुआत में बुनियादी ढांचे और रसद की गंभीर चुनौतियां बताई गई थीं। हाँ, हमने पहले जिक्र किया था। फिर भी उन्होंने 680 पद सृजित किए। क्या बात है, ये एक बड़ा कदम है। और बिहार ने अदालत द्वारा बनाई गई चयन समिति के माध्यम से 139 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया और उन्हें नियमित करने का रास्ता साफ किया। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में भी 85 संविदा शिक्षकों की नौकरियां बचाई गईं, जिनका कार्यकाल खत्म होने की कगार पर था। इसका मतलब है कि जहां प्रशासनिक इच्छा शक्ति थी, वहां इस टेट के भ्रम के बावजूद रास्ते निकाल लिए गए। एकदम सही। लेकिन उड़ीसा जैसे राज्य में यह भ्रम एक बहुत बड़ी दीवार बन गया था। हाँ, ओडिशा का मामला काफी गंभीर था। वहां समग्र शिक्षा के तहत 572 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन थे, जिनके पास आरसीआई की पूरी योग्यता थी। जी। लेकिन जब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, तो राज्य ने सिर्फ 106 लोगों को बुलाया। बाकी लोगों को छोड़ दिया। हाँ, बाकी 446 को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पास टेट का प्रमाण पत्र नहीं था। और यही वो बिंदु है जहां इस पूरी व्यवस्था को एक स्पष्ट झटके की जरूरत थी। एक कड़े फैसले की। महीनों की बहस, राज्यों के बहानों और एनसीटीई बनाम आरसीआई के इस झगड़े के बीच आखिरकार असली विशेषज्ञ संस्था को सामने आना ही पड़ा। आप आरसीआई की बात कर रही हैं? जी। अप्रैल 2026 के अंत में आरसीआई ने अपना हलफनामा दायर किया। और मुझे लगता है कि इस हलफनामे ने इस पूरे मामले की दिशा पूरी तरह से बदल दी होगी। बिल्कुल। 28 अप्रैल 2026 को आरसीआई ने अदालत के सामने जो स्थिति स्पष्ट की, उसने इस पूरे गतिरोध को एक झटके में तोड़ दिया। तो उन्होंने क्या कहा अपने हलफनामे में? आरसीआई ने साफ शब्दों में कहा कि उनके 2021 के वैधानिक ढांचे के अनुसार विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट पास होना अनिवार्य नहीं है। ओहो, तो वो जो शिक्षा मंत्रालय का जून 2022 का पत्र था, जिसे राज्य एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उसका क्या हुआ? आरसीआई ने उसे भी बहुत सटीकता से समझाया। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय को कुछ मसौदा मानदंड जरूर भेजे गए थे, जिसमें टेट का जिक्र था। जी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में टेट स्कोर का जिक्र था, लेकिन वो सिर्फ एक सुझाव था। एक सुझाव? हाँ, एक वांछनीय या डिजायरेबल योग्यता थी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई राज्य अपने स्तर पर इसे अपनाना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन ये कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। बिल्कुल नहीं। वैधानिक रूप से आरसीआई के अनुसार विशेष शिक्षक के लिए एकमात्र अनिवार्य योग्यता है उनकी मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा और सीआईआर में उनका पंजीकरण। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक शब्द अनिवार्य बनाम वांछनीय, इस एक शब्द के भ्रम ने पूरे देश के विशेष शिक्षा तंत्र को बंधक बना लिया था। विडंबना तो यही है। ये लाल फीता शाही पर अदालत का अंतिम प्रहार था। जैसे ही आरसीआई ने यह स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने बिना देरी किए कड़े फैसले सुनाए होंगे। हाँ, मई 2026 के आदेश उसी का परिणाम थे। तो कोर्ट ने क्या कहा? अदालत ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि टेट के बिना किसी भी योग्य उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से न रोका जाए। बहुत सही फैसला। छत्तीसगढ़ में जो 848 पदों पर भर्तियां अटकी हुई थीं, उनके लिए रास्ता साफ हो गया। और जो लोग रुके हुए थे उनका क्या? 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों को तुरंत स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश होने का मौका मिला। और पंजाब के मामले में जो हुआ, वो भी प्रशासनिक उलझनों का एक क्लासिक उदाहरण था। हाँ, पंजाब का मामला भी तकनीकी था। वहां शिक्षकों को नियमित इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि उनके सीआरआर नंबर का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल नहीं हुआ था। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे तकनीकी खामियों का इस्तेमाल लोगों को बाहर करने के लिए करता है। सच में एक शिक्षक सालों से पढ़ा रहा है, उसका सीआरआर पंजीकरण है, लेकिन शायद उसने समय पर उसे रिन्यू नहीं कराया। तो राज्य ने इसे आधार बनाकर उन्हें नियमित करने से मना कर दिया। जी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ काफी संवेदनशीलता दिखाई। कोर्ट ने उन्हें समय दिया। बिल्कुल। उन्होंने शिक्षकों को मोहलत दी कि वे आरसीआई से अपना पंजीकरण रिन्यू कराएं और फिर स्क्रीनिंग कमेटी के पास आएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अदालत का स्पष्ट संदेश था कि तकनीकी खामियों और टीईटी न होने के कारण उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। तो भाई, जब हम इस पूरे मामले को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। वो क्या? मार्च 2025 में जो एक सीधा सा आदेश था कि 20 साल से काम कर रहे हैं शिक्षकों को उनका हक दिया जाए,
उसे जमीन पर लागू होने में मई 2026 आ गया। पूरे 14 महीने लग गए। एक साधारण से प्रशासनिक स्पष्टीकरण में कि टेट अनिवार्य है या नहीं, 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। जी। और इस 1 साल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन हजारों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, जिन्हें इन शिक्षकों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू है। नीतियां बनाते समय या उन्हें लागू करते समय अक्सर उस जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसके लिए वे नीतियां बनी है। बिल्कुल। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच संवाद की भारी कमी है। इस मामले ने ये साबित कर दिया है कि जानकारी के अभाव में नीतियां कैसे पंगु हो जाती हैं। और कोर्ट को सब कुछ देखना पड़ता है। जी। जब तक सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था हर कदम की निगरानी नहीं करती, राज्य सरकारें अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने से बचती हैं। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। सुनने वालों के लिए यहाँ एक बड़ा सवाल है। हमने आज देखा कि कैसे एक पुरानी कागजी व्यवस्था, एक साधारण सी परीक्षा और कुछ पत्रों का भ्रम पूरे विशेष शिक्षा तंत्र को लकवा मार सकता है। यह सचमुच सोचने वाली बात है। इस लंबी कानूनी लड़ाई में हमने शिक्षकों की योग्यता और उनकी अधिकारों की बात की, लेकिन इस पूरी बहस से परे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। अच्छा, वो सवाल क्या है? एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां आने वाले कल में शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ, आज दुनिया भर में न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और पर्सनलाइज्ड डिजिटल थेरेपी जैसे आधुनिक उपकरणों का तेजी से विकास हो रहा है। ये तो हो रहा है बिल्कुल। ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो हर एक बच्चे के सीखने की गति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जी। अब सवाल यह है, जो नौकरशाही एक साधारण प्रशासनिक पत्र का अर्थ समझने में और 2 नियामक संस्थाओं के बीच का विवाद सुलझाने में 1 साल लगा देती है, क्या वो इतनी लचीली है कि इन तेज तर्रार तकनीकी बदलावों को अपने शिक्षा तंत्र में अपना सके? ये एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय बिंदु है। जब भविष्य के विशेष शिक्षकों को इन नए एआई टूल्स के साथ काम करना होगा, उनका मूल्यांकन नए तरीकों से करना होगा, तो क्या हमारा ये कठोर लाल फीताशाही से भरा तंत्र उन्हें इसके लिए तैयार कर पाएगा? मुश्किल लगता है। या फिर से हम किसी नए टेट जैसे नियम में उलझकर सालों बर्बाद कर देंगे? इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्या भविष्य में विशेष शिक्षा की पूरी भर्ती प्रक्रिया, उसके मूल्यांकन और उसके तकनीकी विकास को सामान्य शिक्षा के ढांचे से पूरी तरह अलग नहीं कर देना चाहिए? मुझे लगता है विशेष शिक्षा का तंत्र अपने आप में इतना स्वतंत्र और आधुनिक होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी नौकरशाही की उलझनें दोबारा ना आए। खासकर तब जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। एक ही तराजू में सामान्य और विशेष शिक्षा को तौलना शायद आगे जाकर और भी बड़ी समस्या बन सकता है। एकदम सही। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे शिक्षा ढांचे के भविष्य को चुनौती देता है, और सुनने वालों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जी, ये सिर्फ आज की नहीं, कल की भी तैयारी है। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये मुद्दा सिर्फ कानूनी फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात की परीक्षा है कि हम एक समाज के रूप में कितने समावेशी और भविष्य के लिए कितने तैयार हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी लौटेंगे एक नए विषय के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्पेशल एजुकेटर तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि अब ये केवल एक चैनल नहीं बल्कि स्पेशल एजुकेटर कम्युनिटी की आवाज़ बन गई है। धन्यवाद।